नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है और मैं एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आर्थराइटिस 100 टाइप्स का होता है, इसलिए जोड़ों में दर्द होने के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। तो आज हम आर्थराइटिस की एक टाइप ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे जो सबसे कॉमन होता है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अब घुटने बदलवाने पड़ेंगे, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। नॉर्मली एक जॉइंट में क्या होता है कि दो बोन्स होती है जिसके बीच में कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है और जो दो जॉइंट्स को आपस में रगड़ने से बचाता है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और इसकी एक्टिविटी आराम से होती है। पर जब किसी कारण ये कार्टिलेज डीजनरेट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो जॉइंट के मूवमेंट करने में दिक्कत आती है और वहाँ पर पेन होने लगता है और जॉइंट्स के बीच में से आवाज़ें आने लगती हैं। कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से जब दो बोन्स आपस में रगड़ने लगती हैं, फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है, तो आसपास के टिश्यूज़, मसल्स इनमें भी डैमेज शुरू हो जाता है और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन आने लगती है। ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट या स्पाइन की जॉइंट में हो सकता है। किसी पेशेंट्स को हाथों का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, उनके हाथों के जोड़ों में टेढ़ापन आने लगता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम वात से बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें सुबह उठते ही मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं रहती, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उठते ही सुबह बॉडी में जकड़ाहट रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन ज़्यादा देर बैठने की वजह से या फिर ज़्यादा देर चलने की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से जब गैप कम हो जाता है तो वहाँ पर हड्डी बढ़ने लगती है जिसको बोन स्पर कहते हैं। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस को संधिवात कहते हैं। संधि यानी कि जॉइंट, यानी जब जॉइंट में वात या फिर वायु बढ़ने लगती है तो वो लुब्रिकेशन को, कार्टिलेज को सुखा देती है। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या कारण हैं। ये मोस्टली ओल्ड एज में ही 55-60 प्लस में ही देखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि ओल्ड एज में ही वायु का प्रकोप होता है, वात का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। बट आजकल ये कम उम्र में भी 40 to 45 में भी ये देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स आपने कम एज में ही वायु को बढ़ाने वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बादी वाली चीज़ें और घुटनों की एक्सरसाइज ठीक से नहीं की है, जिसकी वजह से अर्ली एज में ही आपका वायु बढ़ने लग गया है। और दूसरा रीज़न है मोटापा, क्योंकि नी जॉइंट एक वेट बेयरिंग जॉइंट होता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी का वज़न आपके घुटने पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है। एंड थर्डली ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि मीनोपॉज के बाद उनकी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। एंड नेक्स्ट कि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है या फिर आप एक पैर पर ज़्यादा वज़न लेकर चलते हैं तो उसकी वजह से भी घुटनों पर असर पड़ सकता है। और अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सब काम बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि हमारे जॉइंट्स को भी प्रॉपर मूवमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और जो वहाँ पर लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उनको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलती रहे। और साथ में अगर आप डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं या फिर अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं बट उसका डाइजेशन या फिर पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में अस्थि धातु नहीं बनेगा और इसी कारण आपकी बॉडी में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस एक्सरे से किया जाता है क्योंकि एक्सरे में ही पता लगता है कि आपके बोन्स में कितना गैप होना चाहिए और अभी कितना रह गया है। अगर गैप कम हो गया है दैट मीन्स आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। लेकिन एक्सरे में कार्टिलेज नहीं दिखता है तो ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कार्टिलेज कितना ख़त्म हुआ है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कितने परसेंटेज कार्टिलेज बचा है या फिर कितना ख़त्म हो गया है तो उसके लिए एमआरआई कराया जाता है, लेकिन एमआरआई कॉस्टली होता है। तो एक्सरे से ही पता चल जाता है कि कितना गैप कम हो गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बाकी ब्लड टेस्ट में रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी या फिर सीआरपी ये सब नॉर्मल होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में।
अब देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। जब भी आपको पेन होता है तो आपको लगता है कि हम कोई पेन किलर ले लेते हैं जिससे दर्द सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो तब तक ठीक रहता है जब तक आपके पेन किलर का इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन साथ में पेन किलर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले रूट कॉज पर वर्क करें, यानी जो बीमारी का कारण है उसको ठीक करें। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण वात दोष का बढ़ना बताया है। तो जिन कारणों से वात दोष बढ़ रहा है, उसका इम्बैलेंस हो रहा है, उनको अवॉइड करें। जैसी ठंडी चीज़ें, बादी वाली चीज़ें, इन सबको अवॉइड करें। और पूरी बॉडी की भी मसाज करें, इससे वात का शमन होता है। जैसे किसी साइकिल में अगर आप तेल डालते रहेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी, सिमिलरली हमारे पूरी बॉडी में भी हमें मसाज करनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जोड़ों की मसाज सबको करनी चाहिए, चाहे कोई भी एज है। इससे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको जानू बस्ती कहते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, वेट भी रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। अगर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं तो इससे आपको तकलीफ़ भी कम होगी। और साथ में एक्सरसाइज करना ना भूलें। एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में, मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। जो मसल्स आपके घुटने की आगे और पीछे की ओर होती हैं, उनमें एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से वो घुटने का लोड खुद पर ले लेती हैं। इससे घुटने में डैमेज भी कम होता है। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत सारी हर्ब्स आती है जिससे वात को कंट्रोल किया जाता है, वात को बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कंसल्टेशन के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ देखिए।